आने वाले समय में जी। चाइना का वुहान सिटी बनने जा रहा है मुंबई, ये बहुत दुखद है। बहुत दुख होता है अपनी मुंबई महाराष्ट्र का ये हाल देखकर। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं शशिकांत पांडे, जो भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश सचिव है महाराष्ट्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं और इसका कारण क्या है? आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की जिम्मेदार पूरी तरह से यहाँ की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है लोगों को रोकने में। यहाँ तक कि दिल्ली से सहमति मुंबई में महाराष्ट्र प्रदेश में घुसा है, इनको खबर तक नहीं लगी, ना इन्होंने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। जिस तरह जैसे पुलिस ने भी कुछ एरिया में कार्रवाई करने की कोशिश की, तो पुलिस के ऊपर भी डायरेक्ट उन लोगों ने हमला किया है। जी। कुछ एक इलाकों में सख्ती की जरूरत है, जहां लोग नहीं समझ रहे। कुछ लोगों की तकलीफें हैं, समझ आती है, लेकिन सरकार किस लिए होती है? सरकार ने जितनी कठोरता से इस समय कार्रवाई करने की जरूरत थी, सरकार ने नहीं की। सरकार की ये इतनी बड़ी नाकामी है कि आज भी मुंबई में 700 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। कई केसेस तो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में बीच में सायन हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डेड बॉडीज के बगल में पेशेंट लेटे हुए थे, कोरोना की डेड बॉडीज थी। और यहाँ के अस्पतालों की हालत बुरी है। और उद्धव साहब इस समय अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में वो खुद जो है, जिन्हें फील्ड पे उतर कर काम करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को जानना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। आज हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी है, लोगों के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाकर विजिट कर रहे हैं, वहां की समस्याओं को देख रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि लोगों की ऐसी समस्याओं के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या समाधान हो सकता है। यहाँ तक कि लोगों की डॉक्टरों से मुलाकात, वहां की जो भी कमियां हैं, जो भी चीजें अरेंज करने की जरूरत है, डॉक्टरों की जो सुविधाएं चाहिए, वो सारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव साहब चाहे तो ये महाराष्ट्र सरकार देश की, मुंबई पूरे देश की, विश्व की राजधानी है और यहाँ से पूरा देश चलता है, लेकिन इन्होंने इसको रोकने में बहुत बड़ी नाकामी की है। और ये आने वाले समय में चाइना का वुहान सिटी बनने जा रहा है मुंबई, ये बहुत दुखद है। बहुत दुख होता है अपनी मुंबई महाराष्ट्र का ये हाल देखकर। सर, अगर महाराष्ट्र से और जिस तरीके से पलायन हो रहा है वहां से, यूपी बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, तो आखिर उनकी मजबूरी क्यों क्या है? क्यों वो आखिर वहां से महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं? तो देखिए, पलायन का एक ही कारण है कि यहाँ की सरकार मजदूरों को भरोसा नहीं दे पा रही है, उनको विश्वास नहीं दिला पा रहे कि आपको किसी भी चीज के लिए, किसी भी इस कोरोना बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको रोजगार के लिए डरने की जरूरत नहीं, आपकी भूख के लिए, आपके राशन के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास, भरोसा यहाँ की सरकार दिला नहीं पाई। ये मजदूर नहीं है जो भागे जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर कुशल कारीगर है, एक से एक मिस्त्री है, जो इस पूरे मुंबई की नींव है। पूरे किसी भी राज्य की नींव होते हैं मजदूर। ये पूरे राज्य को विकसित करने में अपना खून पसीना एक करते हैं। अगर सरकार इनको नहीं रोक पा रही, सरकार इनको नहीं संभाल पा रही, इनकी जरूरत क्या है? 2 वक्त की रोटी वो सरकार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा। उन्हें डर है, आज उनके पास राशन नहीं है, उनके पास काम नहीं है, डेली कमाने वाले लोग हैं उनके पास। अगर उनकी ये स्थिति है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो वो क्या करेंगे? झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, कहीं उनको उनके घरों तक लाइट रोशनी नहीं जाती, हवा नहीं जाती है। और अगर उनको राशन भी नहीं मिलेगा, लॉकडाउन में उनको बंद कर दिया गया पूरी तरह से। यहाँ तक कि सरकार ने जो जरूरी सामान है, राशन हो, खाने पीने की चीजें हो, उसके भाव भी डबल ट्रिपल हो दुकानदार वसूल रहे हैं। उनकी कीमतों पर भी रोक नहीं लगा पाई है सरकार। और ऐसे वक्त में जो एक गरीब आदमी अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाता है, अगर उसको चीजें डबल कीमत पर खरीदनी पड़ेगी, तो वो कितने दिन गुजारा कर पाएगा यहाँ? तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की नाकामी है। मैं ये भी कहूंगा कि उद्धव साहब, आइए, कांग्रेस राष्ट्रवादी की मिलीजुली सरकार है, जिसकी वजह से शायद वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी है कारण कि आज देश से, मुंबई महाराष्ट्र से मजदूर पलायन कर रहा है, मजबूर होकर पलायन कर रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपने औरतों के साथ बड़ी बुरी अवस्था से पैदल यात्रा करने पर मजबूर है। ये भी महाराष्ट्र की सरकार की ही एक देन है। सर, महाराष्ट्र जो सरकार है उद्धव ठाकरे, क्या अपनी वो छवि सुधारने के लिए, जो बात करें अर्णव गोस्वामी की, तो उन पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, या फिर जो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुआ, जो जामा मस्जिद के सामने हुआ, क्या उसमें जो खबर दिखाई गई अर्णव गोस्वामी की तरफ से, उसमें कोई खामी थी? किस वजह से एफआईआर दर्ज कराई गई? और आपको क्या लगता है कि कितना सही है या गलत? तो ये बहुत ही गलत हुआ। अर्णव गोस्वामी ने पूरी निष्पक्षता के साथ विषय रखा था। उन्होंने तो जवाब मांगे थे, उन्होंने
उन्होंने सरकार से सवाल किया था, सरकार से सवाल किया था उन्होंने, पालघर के विषय में सवाल किया था उन्होंने, सोनिया गांधी से उन्होंने सवाल किया था, उनके नाम को लेकर के उनसे सच्चाई पूछी गई थी। उन्हें पूछा गया था कि आपने जमातियों पे अपनी राय नहीं दी, आपने पालघर के हत्याकांड पे कहा जवाब, आपने क्यों जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो सिर्फ सवाल पूछे। एक पत्रकार का काम है सवाल पूछना, सच्चाई के साथ, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ वो अपना सवाल रखता है। आपका काम है उसको जवाब देना, न देना, किस तरीके से देना, ये आपका काम है। ये इस तरह से उसके ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज करके बेवजह किसी भी पत्रकार को फंसाना, ये इस देश के चौथे स्तंभ पे हमला है। और ये डराने की कोशिश है एक पत्रकार को कि आप हमसे इस तरह का सवाल करेंगे जो हमें ना हम पसंद है तो हम तो आपको इस तरह से रह चीजें से जीने नहीं देंगे, आपकी तो हम स्टूडियो बंद कराने की तैयारी है। इस तरीके की ये बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य है। कांग्रेस के अधीर ही तो सरकार चल रही है। आज उद्धव सरकार में उद्धव साहब मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आज उनकी सरकार सोनिया जी के आशीर्वाद से, पवार साहब के आशीर्वाद से ही चल रही है। तो जो उनकी मर्जी होगी, जो लोग चाहेंगे इनको करना पड़ेगा, और उनको दिखाई भी दे रहा है। वरना ऐसी ऐसी क्या जरूरत थी कि अर्णब गोस्वामी ने ऐसी क्या गलती की थी जो उनसे 12 घंटे तक पूछताछ करना और बेवजह उनको जो है इस तरह से एफआईआर के जाल में फंसाना। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है और उनको कोर्ट न्याय तो कोर्ट से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो हरकत सरकार ने की है, सरकार ने अपनी मंशा जो है वो इस तरीके से जाहिर की है कि उसकी नीति सही नहीं है और वो पत्रकारों को डराने की जो कोशिश उनकी है सही नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा कि चैनल बंद करवाने की इनकी साजिश थी, लेकिन ये जो पालघर का मुद्दा है इसको भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने सवाल किया था सोनिया गांधी से वो भी पालघर से ही जुड़ा हुआ था। तो ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं जो पालघर का मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से भी अर्णब गोस्वामी को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पत्रकार अर्णब गोस्वामी जी ने सोनिया जी से इसके बारे में उनके विचार पूछे थे कि उन्होंने अपने इस वक्त अभी तक इतनी बड़ी हिंदू धर्म के गुरु है, इतने बड़े वो धर्माचार्य है, उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हीं की सरकार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? सोनिया गांधी की सरकार, शरद पवार की सरकार, उद्धव सरकार, मिलीजुली सरकार, कांग्रेस की सरकार है। उनकी सरकार के रहते उनके पुलिस प्रशासन के सामने से कुछ लोग खींच करके हमारे धर्म के आचार्य को जो है साधु संतों को खींचकर ले जाते हैं, उनके सामने हत्या कर देते हैं। ये किस तरीके की सरकार है? इनका डर कहां है? और इस तरीके से अगर हिंदू धर्म पे हमला होगा, साधु संतों पे हमला होगा, देश पे, और पुलिस इनकी प्रशासन वहां खड़ा देखता रह जाएगा। और एक पुलिस वाले नहीं थे, एक दो नहीं, मतलब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में। वो नहीं रोक रहे बल्कि उन्होंने हवाले कर दिया। उस पुलिस वाले ने तो उस संत को ले जाकर के उस भीड़ के हवाले कर दिया। इतनी दुर्दैवी घटना है। मैं तो उस ऐसे पुलिस वालों को, इन लोगों के ऊपर इतनी शर्मिंदगी होती है मुझे कि मेरे महाराष्ट्र के ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा एक आधा बंदा कैसे ऐसी हरकतें कर सकता है। या तो ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत हुई है, क्योंकि उसके पहले साधु संतों को उन वन के अधिकारियों ने व्यवस्थित रखा था अपने साथ। जैसे पुलिस वालों के हवाले किया उन्होंने, पुलिस वालों ने उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या की है इस तरीके से। और उसको महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से इंसाफ करेगी उसका पता नहीं, लेकिन जिस तरह की उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी उन्होंने कोई इंक्वायरी उसके ऊपर बिठाई नहीं है, न उन लोगों को जाती। यहाँ तक कि जिन 101 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है महाराष्ट्र सरकार ने, उन लोगों को वह फार्म हाउस में रख के बिरयानी खिलाई गई। इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ। जो हत्यारे हैं, जिन्होंने इसमें एक संत पे हत्या नहीं की, उन्होंने पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदू धर्म पे हत्या की के पे हाथ डाला है। और इस तरीके से किसी भी एक बूढ़े संत की हत्या करना और निर्ममता से हत्या करना, ये आसान नहीं है। ये एक साजिश है, जिस साजिश के तहत ये किया गया है और उस साजिश का भांडाफोड़ सरकार ने करना चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं उसको छुपा रही, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि सरकार उसको इंसाफ दिलाने के पक्ष में इतनी नजर नहीं आ रही जितना कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी का प्रेशर हो। लेकिन ये जो तरीका रवैया है सरकार का वो न्यायोचित नहीं है और कार्रवाई जो हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। संत को और उस केस में इंसाफ से मिलना ही चाहिए। सर बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी बाकी सब मुद्दे पर वो खुलकर बोलती हैं।
कोई भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी योजना आती है या कुछ भी इस कोरोना महामारी में आता है, उस पर वो सवाल खड़ी करती हैं। लेकिन पाल घर की घटना पर अभी तक सोनिया गांधी का कोई बयान नहीं आया, यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कोई बयान नहीं आया। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी इस मामले पर चुप क्यों है? इससे पहले तो वो सारे मामले उठाते थी। नहीं, ये सीधा सीधा ये पक्षपातपूर्ण नजर आता है। ये सिर्फ चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना राहुल गांधी को समझ आता है। संतों की हत्या पर इनको बोलना नहीं आता है, उनके लिए इंसाफ मांगना नहीं आता है। जमातियों की, दिल्ली में जमातियों की हरकत से आज पूरे देश का कहीं न कहीं जो ग्राफ कोरोना पॉजिटिव बढ़ा है, वो जमातियों की बहुत बड़ी देन है। उनकी नादानी, उनकी नासमझी की वजह से देश में केसेस, अगर उन्होंने सीधे उन्होंने सरेंडर किया होता, हॉस्पिटल में चेकअप करवाए होते, तो केस आज इतने नहीं होते। संतों की बात करें, जमातियों की बात करें, ऐसे मुद्दे जब देश हित के मुद्दे आते हैं, देश के विषय मजबूती से जहां देश के साथ खड़े होने के मुद्दे आते हैं, तब ये साथ नजर नहीं आते। इनको अपना वोट बैंक खतरे में नजर आने लग जाता है। ये अपने वोट बैंक की फिगर ज्यादा करते हैं क्यों, और मुद्दों का सही तरीके से राष्ट्र के साथ खड़े नजर नहीं आते। इनको सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत चाहिए होते हैं। देश के सैनिकों के साथ नजर नहीं आते, ये देश के संतों के साथ नजर नहीं आते। ये देश के किसी भी देश हित के मुद्दों पे अक्सर ये अपने आप की इधर उधर की बंगले झांक के वक्त जवाब नहीं देते और बेवजह की चीजों में प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों में दखल देकर कोशिश करते नजर आते हैं। सर, अगर कांग्रेस के झूठ की बात करें तो वो लगातार झूठ बोलती रहती है, लेकिन भटिंडा जो उन्होंने भटिंडा में किया, पंजाब में, जब यात्री, सबको ये पता है कि 85% जो है वो केंद्र वहन कर रही है और 15% राज्य सरकार, उसके बावजूद भी किस तरीके से कांग्रेस एक पर्चा बंटवाती है और उसमें ये कहा जाता है, जो वहां के यात्री यात्रा कर रहे हैं भटिंडा के, जो उनको ये बताया जाता है कि ये जो सारा खर्चा है ये कांग्रेस उठा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही शर्मनाक घटना है। सीधे सरकार ने, जब सरकार सारी व्यवस्था करती, सरकार ने क्लियर किया हुआ है, श्रमिक ट्रेन चलाई है सरकार उन मजदूरों को व्यवस्थित उनके घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कहीं ट्रेनें कम है तो हमने भी मांग की है कि और ट्रेनों की जरूरत है वो पूरी की जाए। अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया, लोगों को पता चलेगा ना। आप काम कर नहीं रहे, सिर्फ पर्ची बांटने से लोगों को पता होगा कि हमने काम किया, तो लोग भी तो बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आज कौन कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। करे कोई और उसका श्रेय लेने के लिए पहुंच जाए कांग्रेस वाले। इनकी इस तरह की ये हरकतें ही देश के लोगों को सामने नजर आती है और इनका जो हाल है देश में, कांग्रेस इसलिए आज समाप्त होने के कागार पे है और इनकी ये हरकतें ही इनको आने वाले समय में देश में से गायब कर देंगी, ये इतना मुझे पूरा विश्वास है। सर, महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है, जिस तरीके से जनता परेशान है और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है महाराष्ट्र से, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा और सरकार जिस तरीके से वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है उस पर नाकाम है पूरी तरीके से, महाराष्ट्र सरकार जो है उसका भविष्य क्या है? क्योंकि जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसका एक तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं वो कुछ और सोनिया गांधी कुछ और शरद पवार कुछ, उनकी जो विचारधारा है वो भी पहले मेल नहीं खाती और अब जिस तरीके से इन्होंने गठबंधन बनाया और वो अव्यवस्था साफ नजर आती है कि कोई भी तालमेल इनके अंदर नहीं है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है वहां पर। तो इनका भविष्य क्या है? आगे आने वाले दिनों में जनता क्या जवाब देगी? नहीं, बिल्कुल जनता देख रही है। आपने एकदम स्पष्ट और क्लियर कहा है, इनका तालमेल नहीं है। तीनों सरकारों का, तीनों पार्टियों का आपस में किसी तरीके से ना वैचारिक मेल है, ना इनके नेताओं का आपस में मेल है। अभी हाल ही में एमएलसी के चुनाव आए हैं जिसमें उद्धव जी ने फॉर्म नॉमिनेशन दाखिल किया है। यहाँ भी सीट बंटवारे को लेकर के इनके में आपस में खींचतान दिखाई दी। ये आपस की लड़ाई में, ये महाराष्ट्र की इस मुसीबत में, महाराष्ट्र इस वक्त मुसीबत के दौर से कोरोना की वजह से गुजर रहा है, उससे लड़ने की बजाय ये अपनी पार्टी की खींचतान में व्यस्त है। महाराष्ट्र में कोरोना के आज पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उनको कवर करने के बजाय, नए नए उपाय करने के बजाय महाराष्ट्र को जरूरत है लोगों को एक कड़वी दवाई देने की। कड़वी दवाई यानी कड़क प्रशासन होना चाहिए, लोगों को सही तरीके से लॉकडाउन में बंद रखना चाहिए, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए, उनकी असुविधा का ख्याल रखते हुए, जिस एरिया में जहां भी जिस भी मोहल्ले से केसेस आ रहे हैं वहां कायदे से ध्यान दिया जाए और न्याय केसेस ना आए, इसकी पूरी कोशिश की जाए। लोग घर के बाहर निकल रहे हैं अनायास, बांद्रा में 12-13 हजार लोग जमा हो जाते हैं यूवी स्टेशन के पास। कैसे जमा हो जाते हैं? सरकार को खबर नहीं है। सरकार की इंटेलिजेंस
उनकी अपनी रिपोर्टिंग कहाँ है? इस तरीके से जब लोगों को ये रोक नहीं पाएंगे, लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे और लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे, तो और प्रशासन कड़क नहीं होगा। आज पुलिस प्रशासन को ही, आज महाराष्ट्र में आज की न्यूज बता रहा हूँ कि 1000 से ज्यादा पुलिस के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए कोरोना से। तो महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि उन्होंने केंद्र से सेना की मांग करें, मदद करने की मांग करें। पुलिस प्रशासन पे भी प्रेशर ज्यादा है, उनकी ड्यूटी ज्यादा है। इतने पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी राहत की जरूरत है। उन्हें इस महाराष्ट्र सरकार, इस पूरे सरकार को, मुंबई को, यहाँ की भीड़ को व्यवस्थित संभाल नहीं पा रही है, उसे मदद की जरूरत है। पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी प्रेशर कम करने की जरूरत है और लोगों को भी इसमें कॉर्पोरेट सहयोग करना चाहिए। सिर्फ सहायक तो सरकार के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए और सरकार ने भी उनको मदद करने में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन सरकार बहुत जगह बहुत पीछे है, ना तो वो चीजों के दाम कम करवा रही है, ना लोगों को घर में बैठा पा रही है। जी सर, जो पलायन हो रहा है महाराष्ट्र से और जिस तरीके से जो ऑटो वाले वहाँ के हैं, जो मजदूर हैं दिहाड़ी, वो पलायन होने पर, जिसने अभी हमने आपसे पूछा कि वो मजबूर हो रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो आने वाले दिनों में ये मुंबई के लिए, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पर वर्कर्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसको महाराष्ट्र सरकार को समझना चाहिए और इसलिए उनका जो पलायन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। इस पर सरकार जो नाकाम है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोला आपने। पिछले सवाल पे मैंने बताया था, मुंबई जो है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सिर्फ मुंबई है, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे देश की आर्थिक राजधानी। यहाँ से पूरे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था चलती है। जब ये मजदूर यहाँ से चले जाएंगे, इतने कुशल कारीगर मजदूर यहाँ तुरंत मिलेंगे नहीं। सरकार ये समस्या महीने, 2 महीने, 3 महीने में शायद खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से। तो अब ये मजदूर मिलेगा नहीं। आज यहाँ जो नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट मुंबई में बहुत जोरों से चल रहे हैं, भवन निर्माण के, बिल्डिंगों के निर्माण के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां यहाँ मुंबई की है, छोटे लघु उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक। ये सारे कारखाने बंद हो जाएंगे, इनके कारीगर नहीं मिलेंगे। तो मेट्रो के प्रोजेक्ट बंद होना, बड़े बड़े इमारतों के प्रोजेक्ट बंद होना, मतलब आने वाले समय में इन सब चीजों के जब काम रुक जाएंगे, तो फिर से काम शुरू करने के लिए इन्हें कई गुना कीमत भी देनी पड़ेगी। सरकार के जितने टेंडर, सरकार के जितने प्रोजेक्ट है, वो सारे रुकेंगे। उन प्रोजेक्ट में लगने वाले मजदूरों की वजह से जब ये प्रोजेक्ट डिले होगा, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कई गुना बढ़ेगी और वो कॉस्ट आखिर में किसको देना होगा? सरकार में ये जो जनता के टैक्स से वो पैसे जाएंगे, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। इतनी बेरोजगारी होगी लोगों की, बेरोजगारी के साथ भुखमरी होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलने के साथ लोगों के सारे काम रुकेंगे। जैसे भवन में बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, ये सारे काम रुकेंगे, कल इनकी भी कीमतें बढ़ेंगी। फिर ये सारी स्थिति, पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था यहाँ से डगमगाने के कगार पे है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार से भी कहता हूँ कि जितने मजदूर है, कुशल कारीगर है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, खून पसीना मिला है राज्य के विकास में, शहरों के विकास में। तो इन्हें रोके, इनकी जो भी छोटी मोटी जरूरतें हैं, क्या है, इन्हें 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, इन्हें दे। महीने 2 महीने का समय है, उसमें ही ये सारी समस्याएं, कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी और फिर सब काम पे लग जाएंगे। वरना ये मजदूर जो एक बार का चले गए ना, इन्हें वापस आने में फिर सालों लगेंगे और सालों जो प्रोजेक्ट रुकेगा तो बहुत बड़ा नुकसान पूरे देश का होने वाला है, महाराष्ट्र का, मुंबई का होने वाला है, देश की होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।